हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासों में आपका पुनः स्वागत है। आज अपन एमए और एमएससी जो फाइनल में जो अपना पेपर ज्योग्राफी में जो पेपर थर्ड चलता है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी यानी जलवायु और समुद्र विज्ञान, उसमें अपने जो पिछले वीडियो तक अपने चर्चा की थी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में यानी वायुमंडल के संगठन के बारे में और उनके विभिन्न तत्वों के बारे में। आज अपन जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का संगठन या अपन कह सकते हैं संरचना के बारे में, यानी कि जो अपना वायुमंडल है जिसके अपन जो क्रिस फील्ड के अनुसार कोपे के अनुसार जो परिभाषा अपन ने पढ़ी थी कि जो अपन पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण होता है उसे अपन जो है वायुमंडल कहते हैं। तो ये पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है धरातल से अपन जो ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो इसकी जो विभिन्न जो परतों में इसको डिवाइडेशन किया गया है, तो कैसा इसका विभाजन है, कहाँ पर इसकी क्या विशेषताएँ पाई जाती हैं, उसके बारे में आज अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो वायुमंडल को मुख्य रूप से दो परतों में विभक्त किया गया है यानी वर्गीकृत किया गया है। कितनी परतों में कि दो परतों में उसको मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है, यानी कि दो परतों में इसको बांटा गया है। पहली जो परत अपन बात करते हैं उसमें उसका वर्गीकरण किया गया है रासायनिक वर्गीकरण, यानी कि पहला अपन बात कर रहे हैं इसका वर्गीकरण किस आधार पर, रासायनिक वर्गीकरण इसका किया गया है। और दूसरा इसका सामान्य वर्गीकरण, यानी कि जो मुख्य रूप से जो वायुमंडल का जो वर्गीकरण हुआ वो कितने प्रकार में, दो प्रकार से किया गया है। पहला रासायनिक वर्गीकरण, दूसरा अपने पास में सामान्य वर्गीकरण है। इस रासायनिक जो वर्गीकरण है उसको मुख्य रूप से अपने पास में तीन भागों में इसको बांटा गया है, यानी कि जो सामान्य जो अपने पास जो रासायनिक वर्गीकरण है उसमें विभिन्न प्रकार के तापक्रम की विभिन्नताओं के आधार पर अपन देखें तो इसको अपने पास में इसका जो वर्गीकरण किया गया है उस वर्गीकरण की अपन बात करते हैं। तो सामान्य जो वर्गीकरण है उसको अपन कहें कि इसको मुख्य रूप से अपने पास में वर्गीकरण जो आ रहा है वो अपने पास में जो रासायनिक वर्गीकरण और सामान्य वर्गीकरण में पहला जो अपने पास में जो वर्गीकरण है उसमें जो अपने पास में एक तो अपने पास में जो विषम वर्गीकरण है या अपन कह सकते हैं, और एक अपने पास में है जो सामान्य प्रकार का जो वर्गीकरण है जिसमें मुख्य रूप से जो रासायनिक जो तत्वों के आधार पर जिसका वर्गीकरण किया गया है उसका मुख्य रूप से जो है डिवाइडेशन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर अपन जो चर्चा कर रहे हैं कि जो वर्गीकरण हुआ है उसको रासायनिक वर्गीकरण को मुख्य रूप से अपने पास में जो तीन परतों में इसको बांटा गया है। एक अपने पास में है परिवर्तन मंडल, एक अपने पास में क्या है परिवर्तन मंडल है। दूसरा अपने पास में है जो समताप मंडल है, और तीसरा अपने पास में है वो है अपने पास में मध्य मंडल है। ये तीन अपने पास में है, यानी अपन कह सकते हैं कि परिवर्तन मंडल जिसको अपन सौमंडल भी कह सकते हैं, जिसको अपन समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर भी कह सकते हैं, मध्य मंडल जिसको अपन जो है जो मेसोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर जो परिवर्तन मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल में जो इसका वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर, तापक्रम के आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है, तापक्रम के आधार पर इसका मुख्य रूप से वर्गीकरण किया गया है कि कैसा यहाँ पर जो तापक्रम पाया जाता है उसके आधार पर इसका जो वर्गीकरण मुख्य रूप से किया गया है। तो यहाँ पर अपने पास में जो आ रहा है जिस सामान्य जो वर्गीकरण अपने पास में आ रहा है उसको यानी अपन कह सकते हैं इसका जो सममंडल भी इसको जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, सममंडल, होमोस्फीयर के नाम से भी इसको जाना जाता है, होमोस्फीयर के नाम से भी इसको जाना जाता है।
यानी कि और इसके बाद में अपने पास में जो है परिवर्तन मंडल हैं, समताप मंडल हैं और मध्य मंडल के नाम से भी इनको जो मुख्य रूप से जाना जाता है। यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं कि जो पहले अपने पास में जो ट्रोपोपाज हैं, स्ट्रेटोपाज हैं और मेसोस्फीयर हैं, उनमें जो अपने पास में तापक्रम के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें मुख्य रूप से इसके वायुमंडल की जो ऊंचाई है, यानी इसको दो भागों में मुख्य रूप से बांट दिया। तो मुख्य रूप से पहला अपने पास में क्या रहा है, सामान्य वर्गीकरण या सममंडल। क्या रहा अपने पास में, सममंडल, जिसको अपन क्या कहते हैं, होमोस्फीयर। इसकी जो ऊंचाई है, धरातल से इसकी ऊंचाई है 90 किलोमीटर तक, यानी इसकी जो धरातल से अपन कहेंगे समुद्र तल से, कहाँ से, समुद्र तल से। यहाँ पर हमको एक बात जो क्लियर यहाँ हो जानी चाहिए कि समुद्र तल, यहाँ पर तली की बात नहीं कर रहे अपन, सी लेवल जो पानी का लेवल होता है वहाँ से ऊंचाई यहाँ पर नापी जाती है। तो समुद्र तल से जो ऊंचाई आ रही है वहाँ से लेकर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपने पास में सममंडल हेमोस्फीयर पाया जाता है। इसमें 3 प्रमुख है, परिवर्तन मंडल जिसको अपन सोम मंडल कह सकते हैं, ट्रोपोपाज जिसको अपन कहते हैं, स्ट्रेटोपाज अपन कहते हैं और मेसोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। इस संपूर्ण से अपने की होमोस्फीयर की अपन बात करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की जो गैसें पाई जाती हैं और उन गैसों में अपन सबसे अधिक गैसों की प्रधानता की बात करते हैं तो वो अपने पास में N2 और O2, जो अपने पास में संपूर्ण वायुमंडल के 99% भाग को घेरे हुए हैं। कितने को, 99% भाग को घेरे हुए हैं। और इसमें 1% जो भाग है अन्य गैसें पाई जाती है, जिसमें अपने पास में आर्गन है, भाई अपने पास में नाइट्रोजन की मात्रा 78.088% है, ऑक्सीजन की मात्रा 20.949% पाई जाती है। अप्रोक्स रूप से अपन देखें तो 78% और 21%, तो टोटल अपने पास में 99% अपने पास में वायुमंडल में दोनों गैसें पाई जाती हैं। 1% में अपने पास में, इससे अपने पिछली क्लास में भी मैंने चर्चा की थी कि 3rd नंबर पर जो गैस आती है वो आती है अपने पास में आर्गन, जो वायुमंडल में 934% मुख्य रूप से पाई जाती हैं। उसके बाद में कौन सी आती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो 0.033% या अपन कह सकते हैं 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसके अलावा हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, आर्गन है, ये गैसें 1% में यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये अपने पास में था पहला सममंडल। उसके बाद में दूसरा इसका जो विषम मंडल था, हेट्रोस्फीयर था, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि इसमें जो वर्गीकरण किया गया है, हेट्रोस्फीयर जो वर्गीकरण किया गया है वो गैसों की प्रधानता के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर, गैसों की प्रधानता के आधार पर, यानी ज्यों ज्यों अपन ऊंचाई पर जाते जाएंगे गैसों की प्रधानता, यानी कि ज्यों ज्यों अपन ऊंचाई पर जाते जाएंगे किसी गैस की मात्रा कम हो जाएगी तो किसी गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जिस परत में, जिस ऊंचाई पर जो जितनी मात्रा में गैस पाई जाती है उसी के आधार पर इस हेट्रोस्फीयर में, यानी विषम जो वर्गीमंडल था, विषम जो वर्गीकरण किया गया था, इसमें जो वायुमंडल का विभक्त किया गया है और इसको विषम मंडल को, हेट्रोस्फीयर को मुख्य रूप से 4 परतों में डिवाइड किया गया है। 90 किलोमीटर से लेकर अपन 200 किलोमीटर तक की बात करते हैं, 90 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसलिए इस परत का जो नाम है आणविक नाइट्रोजन परत रखा गया है। कौन सी गैस की प्रधानता की वजह से, नाइट्रोजन गैस की प्रधानता की वजह से इसका नाम क्या रख दिया, आणविक नाइट्रोजन परत। उसके बाद में जो दूसरी यहाँ पर जो परत आती है, उसके बाद में 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक ऑक्सीजन गैस की प्रधानता पाई जाती है। कौन सी, ऑक्सीजन गैस की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इसको ऑक्सीजन परत के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में जो अपने पास में 700 से लेकर अपने पास में 1100 किलोमीटर तक, 700 से लेकर 1100 किलोमीटर वाला जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है। कौन सी गैस की, हीलियम गैस।
इसीलिए इसको हीलियम परत के नाम से इसको जाना जाता है। तो पहली जो 90 किलोमीटर के बाद में 200 किलोमीटर तक नाइट्रोजन पर, 200 से 700 तक ऑक्सीजन पर, और उसके बाद में अपने पास में 200 से लेकर 1100 किलोमीटर तक अपने पास में हीलियम गैस की प्रधानता होने की वजह से इसको हीलियम परत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 1100 से लेकर अपन कहें कि जो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 10,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, यहाँ पर जो मुख्य रूप से अपने पास में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इस वजह से इसको हाइड्रोजन परत के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये अपने पास में जो गैसों की जो उपस्थिति के आधार पर जो पहला जो अपने पास में जो रासायनिक वर्गीकरण किया गया था, उसमें दूसरा प्रकार था विषम मंडल हेट्रोस्फीयर, उसमें 4 परतों में बांटा गया था। इसमें जो हाइड्रोजन जो परत है सबसे ऊपरी परत है, उसकी लोअर सीमा तो है, यानी कि लोअर सीमा कहाँ से, हीलियम गैस की जहाँ पर प्रधानता कम हो जाती है वहीं से हाइड्रोजन परत शुरुआत हो जाती है, लेकिन अपर सीमा का इसमें किसी प्रकार से कोई निर्धारण नहीं किया गया है। अपन यूँ कह सकते हैं कि अपर सीमा इसकी निर्धारित नहीं है। हाइड्रोजन गैस हल्की गैस होने की वजह से ये विभिन्न एक गुच्छित पुंजों के रूप में, बादलों के रूप में वायुमंडल में पाई जाती है। जैसे भी अपन ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जब अध्ययन करते हैं कि जब ब्रह्मांड बना, उसकी उत्पत्ति हुई, पृथ्वी बनी, उस समय वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैसें पाई जाती थी, तो उस समय वायुमंडल में, यानी जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब अपन कहें कि जब वायुमंडल बना, उस समय ब्रह्मांड में मुख्य रूप से अपने पास में हाइड्रोजन, हीलियम और प्लस जल वाष्प के कण ही पाए जाते थे। बाकी की जो अपने पास में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम, जो CO2 है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, ये जो सब गैसें हैं वो बाद में इनका जो डेवलपमेंट हुआ है, बाद में इसका विकास हुआ है। तो शुरुआत में अपने पास में क्या थी, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता पाई जाती थी। और वर्तमान में जो रासायनिक वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं उसमें भी टॉप ऑफ लेयर जो अपने पास में है, जिसकी ऊंचाई 1100 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक अप्रोक्ष रूप से मानी गई है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पर ये तो था अपने पास में कौन सा, जो रासायनिक वर्गीकरण पहला। दूसरा वर्गीकरण अपने पास में आता है जिसका अपना सामान्य वर्गीकरण, जो आपने पहले भी कई बार इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। ये अपने पास में जो रासायनिक वर्गीकरण था वो एक नया था, लेकिन जो अपने पास में सामान्य जो वर्गीकरण है जिसमें अपन विभिन्न परतों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि जैसे सामान्य वर्गीकरण में जो वायुमंडल की ऊंचाई या अपन कहें कि जलवाष्प हैं, धूल के कण हैं और गैसों की जो मात्रा है उस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। यानी किस आधार पर, जलवाष्प हैं, धूल के कण हैं और गैसों की मात्रा के आधार पर। तो दूसरा अपने पास में वर्गीकरण आ गया इसका सामान्य वर्गीकरण, यानी वायुमंडल के संगठन में दूसरा जो वर्गीकरण अपने पास में कौन सा है, सामान्य वर्गीकरण। इसमें इसका जो डिवाइडेशन हुआ किस आधार पर हुआ है, जलवाष्प के आधार पर, धूल के कण और साथ में अपने पास में गैसों की मात्रा या गैसों के आधार पर। इस आधार पर वायुमंडल को मुख्य रूप से या अपन कहें कि शुरुआत से अपन करेंगे, जैसे अपने पास में जो रासायनिक वर्गीकरण में सबसे पहले अपने पास में सममंडल था, हेमोस्फीयर था, वो अपने समुद्र तल से लेकर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक था। उसी प्रकार से अपने पास में जो सामान्य वर्गीकरण आ रहा है जिसमें वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा गया है, जिसमें अपने पास में है परिवर्तन मंडल, जिसको सौम मंडल, विक्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अपने समताप मंडल आता है, ओजोन मंडल है, आयन मंडल है और उसके बाद में अपने पास में बहिर्मंडल आता है। तो ये अपने पास में थी। तो इसमें तो पहले अपने पास में जो इसमें अपन बात करेंगे कौन सी, परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल या अपन कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं, सौम मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी इसको किस नाम से, सौम मंडल या अपन कह सकते हैं ट्रोपोस्फियर। ये जो नाम है इंग्लिश वाले वो थोड़ा ध्यान से याद कर लेना इसको। यानी कि
कई बार जो है इंग्लिश जो नेम इनके दे देते हैं कि जैसे अब इनकी जब अपन विशेषता पढ़ेंगे तो उनकी विशेषताओं के बारे में कि ये जो विशेषताएं कौन सी परत की पाई जाती है, कौन सी लेयर की होती हैं। तो अपने पास में है ट्रोपोस्फियर, इसको अपन क्या कहते हैं, जो परिवर्तन मंडल, शोभ मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक अस्थायी जो परत होने की वजह से इसको अस्थायी परत के नाम से भी इसको अपन पुकार सकते हैं, लेकिन इसका जो है अपने पास में क्या है, ट्रोपोस्फियर है। तो इसमें ट्रोपोस्फियर की सबसे पहले अपन ऊंचाई की बात कर लेते हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी 11 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। यहाँ पर अपने पास में ऊंचाई में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है कि 11 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक औसत इसकी ऊंचाई है। ये इसमें जो अंतर आ रहा है ये अपने पास में कई आंकड़ों में ये अपने पास में कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर। यहाँ में भूमध्य रेखा पर जो अपने ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई है वो 11 से 13 किलोमीटर तक है। कहीं पर आपको 11 किलोमीटर दिखाई देगी तो कहीं पर आपको किसी बुक्स में आंकड़े अपन को पढ़ना मिलेगा 13 किलोमीटर तक होगा। वो कैसे होगा वो भी डिफाइन करते हैं। दूसरा अपन भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से अपन किधर जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तब इसकी ऊंचाई में जो है वो कमी होती जाएगी। अपन कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कम हो जाती है। और कितनी हो जाती है, 6 किलोमीटर से लेकर कितनी 8 किलोमीटर तक यहाँ पर इसकी ऊंचाई रह जाती है। ये इसमें अंतर क्यों पाया जाता है कि जो पृथ्वी की जो आकृति अंडाकार है, सर्पिलाकार पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर इसकी जो है चौड़ाई या अपन कह सकते लेंथ अधिक होती है, जबकि अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं इसकी सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से जो शोभ मंडल की ऊंचाई में भी परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जैसे 13 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो औसत है ये अपने पास में क्या है, औसत। तो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर अपने पास में कितनी है, 7 किलोमीटर यहाँ पर पाई जाती हैं। कहीं पर भूमध्य रेखा की इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर दिखाई देती है, तो कहीं पर यहाँ पर इसमें जो भूमध्य रेखा से जो ऊंचाई है वो आपको 6 किलोमीटर यहाँ पर बताई जाती है। तो अपने पास में जो भूमध्य रेखा पर जो ऊंचाई बताई जा रही है, जो अप्रोक्स रूप से अपने पास में जो औसत 11 से 13 किलोमीटर, तो कैसे देखो अपने पास में भूमध्य रेखा पर कितनी है, 18 प्लस कितनी है यहाँ पर 7, तो कितने हो गई लगभग अपने पास में जो 25 या 26 किलोमीटर, तो लगभग कितने हो गए अपने पास में 13 किलोमीटर। और यहाँ पर कितने हो गए 16 और 6 कितने हो गए 22, एवरेज कितना आ रहा है 11। तो इस वजह से ये इसमें ये 11 से 13 किलोमीटर जो अपने पास में जो ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई यहाँ पर अपन को दी जाती है। तो इसके बाद में यहाँ पर जो तापमान जो प्राप्त होता है धरातल पर, वो पृथ्वी के पार्थिव विकिरण के द्वारा ये धरातल यहाँ पर वायुमंडल गर्म होता है। यानी जब सूर्य किरणें धरातल पर आती हैं और पृथ्वी के द्वारा अवशोषित करने के बाद में जो वायुमंडल में वापस लौटाई जाती हैं, उस किरण से अपना वायुमंडल गर्म होता है। और यहाँ पर ये जो गर्म होने के बाद में कई जिसमें वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है जो सूर्य किरणों के लिए पारदर्शी होती है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी का काम भी करती हैं, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। यहाँ पर जो गर्म होने के साथ साथ में इस वायुमंडल में जो संवहनी क्रिया होती है, पार्थिव विकिरण होता है, संवहनी क्रिया होती है, जिससे कि वायुमंडल गर्म और ठंडा होता रहता है। इसी वजह से इस गर्म और ठंडा होने की वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाओं का भी घटित होती है, जिस वजह से ये जो परत है स्थायी रूप से नहीं रहती। यानी यहाँ पर जो मौसम संबंधी या अपन कह सकते हैं वायुमंडलीय जो क्रियाएं होती हैं वो एक समान यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। इस वजह से इसको परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि धरातल से जो अपने पास में जो सबसे निचला जो परत है इसकी ऊंचाई कितनी आ रही है 13 किलोमीटर, यानी 11 से 13 किलोमीटर आ रही हैं, उसको अपन किस नाम से, शोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। जिसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार की मौसम संबंधी परिघटनाओं का संचालन होता है। आंधी तूफान आना, बादलों की गर्जन होना, बिजली का चमकना, जो अपने पास में आर्द्रता है उसका कम ज़्यादा होना, वायुदाब है, वायु की दिशा है, वायु का वेग है, ये सभी जो मौसम संबंधी जो परिघटनाएँ हैं वो कहाँ पर संपन्न होती हैं, शोभ मंडल में होती हैं। इस वजह से इसको परिवर्तन मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि ये अपने पास में जो इसको ट्रोपोस्फियर के नाम से इसको जाना जाता है। यानी तो अपने पास में कि क्वेश्चन पुट पता कि मौसम संबंधी जो परिघटनाएं कौन से परत में होती हैं,
और नेसेसरी है, कंपलसरी है कि अधिकांशतः 90% 99% मौसम संबंधी जो भी परिघटनाएं होती हैं वो अपने पास में परिवर्तन मंडल या सौर मंडल ट्रोपोपॉज में ही संपन्न होती हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो अपने पास में सौर मंडल की अपन बात करें कि मौसम संबंधी परिघटनाओं में जो सभी प्रकार की यहाँ पर होती है, तो उसके बाद में दूसरी जो परत शुरू होती हैं वो होती है अपने पास में समताप मंडल। समताप मंडल की चर्चा करने से पहले अपने पास में जो जैसे यहाँ 13 किलोमीटर के बाद में जब समताप मंडल शुरू होता है वहाँ पर यहाँ पर 1 से लेकर या अपन कह सकते हैं 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर तक ये वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा सा तो अपने पास में किसमें सौरमंडल में, थोड़ा सा अपने पास में समताप मंडल में। ये जो अपने पास में ऊपर तो कौन सी परत आ गई अपने पास में, ये तो स्ट्रेटोस्फीयर आ गई, यानी समताप मंडल अपने पास में आ गया। ये जो यहाँ पर है वो क्या है, ट्रोपोपॉज है। कौन सी है अपने पास में, ये तो अपने ट्रोपोस्फीयर, ये है ट्रोपोपॉज यानी कि मध्य स्तर। कौन सा स्तर है अपने पास में, मध्य स्तर है। इस मध्य स्तर को संक्रमण पेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। संक्रमण पेटी की या परत के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सी, इसको ट्रोपोस्फीयर को। वो क्यों जाना जाता है इसका देखो, यहाँ पर जैसे यहाँ से अपने पास में समताप मंडल शुरू होता है, सौर मंडल समाप्ति हो जाती है, उस समय इस क्षेत्र में कुछ विशेषताएं सौर मंडल की रह जाती है, कुछ विशेषताएं समताप मंडल की भी यहाँ पर पाई जाती हैं। यानी कि समताप मंडल और सौर मंडल दोनों परतों का यहाँ पर मिला जुला असर पाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर एक यानी कि दोनों का यहाँ पर मिश्रण होने की वजह से इसको संक्रमण परत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें कहीं मौसम संबंधी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए इसको स्थिर परत के नाम से, अचल परत के नाम से, अचल पेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये थी अपने पास में जो है सौर मंडल, परिवर्तन मंडल, इसके आगे समताप मंडल है और अन्य जो परतें हैं उनके बारे में अपन जो विस्तृत से जानकारी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।